नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक को लेकर, जो कि है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पशुपालन को लेकर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है, उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन है, उस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत दे रखा है पशुपालन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उसी बेहतरीन और शानदार टॉपिक के बारे में जो कि पशुपालन से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं पशुपालन का बहुत ज़्यादा महत्व है और रेट में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम टोटल 80 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, जो केवल और केवल पशुपालन से जुड़े हुए होंगे। और यह वह प्रश्न है प्यारे बच्चों जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि 2011 से लेकर 22 तक के जो पेपर हुए हैं, उन पेपर में यह प्रश्न आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न है बच्चों, जुगाली ना करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग में होता है? तो सबसे पहली बात आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जुगाली करने वाले जानवर क्या होते हैं। तो जुगाली करने वाले जानवर की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों ने यदि देखा होगा तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि पहले खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वापस उस खाने को कहाँ लाते हैं? तो वापस उस खाने को कहीं ना कहीं मुंह में लाते हैं और मुंह के द्वारा फिर कहीं ना कहीं उसको बार बार चबाते हैं और उसका पाचन करते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं। और जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, उन पशुओं को क्या कहते हैं? तो जो जुगाली करते हैं, मैं जुगाली करने वाले जानवरों के बारे में बात कर रहा हूं अभी। तो जुगाली करने वाले जानवर को बोलते हैं रोमंथी। क्या बोलते हैं? रोमंथी। और जुगाली करने वाले जानवरों में कौन कौन से शामिल हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, गाय ऐसा करता है। ठीक, पशु जिसकी बात करें, हिरण है, ठीक है, भेड़ है, ये हिरण है, भेड़ है, या फिर बकरी है, मृग है। ये सब जानवर जो मैंने अभी लिखे हैं, ये सब क्या हैं? ये जुगाली करने वाले जानवर हैं। और कहीं ना कहीं जो जुगाली ना करने वाले जानवर होते हैं, उन पशुओं को हम क्या बोलते हैं? तो जुगाली ना करने वाले पशुओं को मोनोगैस्ट्रिक बोलते हैं। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाए आपसे तो बता दीजिएगा, मोनोगैस्ट्रिक। क्या बोलते हैं उनको? मोनोगैस्ट्रिक जानवर कहते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो वो पाचन कहां पर होता है उनका? तो उनका पाचन होता है प्यारे बच्चों कहां पर? आमाशय में होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है। अब जो नाइट्रोजन रहित का मतलब क्या होता है? जिसमें कहीं ना कहीं क्या नहीं पाया जाता प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में यदि देखा जाए तो वायुमंडल में कहीं ना कहीं कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वायुमंडल के अंतर्गत 78% भूभाग पर प्यारे बच्चों क्या है? तो 78% भूभाग पर नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है, तो सेलुलोज में, लिग्निन में, लिग्नो सेलुलोज में या शर्करा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिग्निन, जिसमें क्या नहीं है प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, एक पूर्ण पशु या पूर्ण पशु शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। जो एक कहीं ना कहीं पूर्ण पशु होता है, उसके शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? उसके शरीर में पानी कितना होता है? 30%, 60%, 70%, 90%। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें तो ऐसे पशु यानी कि जो पूर्ण पशु शरीर होता है उसमें कहीं ना कहीं 90% क्या होता है? जल होता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा, मनुष्य की ही बात करें या फिर किसी जीव जंतु की बात करें तो उसमें ज्यादातर मात्रा में क्या होता है? उसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्यारे बच्चों जल होता है। बच्चों, आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं कि इस क्लास में पूरे आप लोगों को 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि पशुपालन को लेकर होने वाले हैं। बस आप लोग अपनी कॉपी लेकर बैठ जाइए और सभी के अपनी कॉपी में आंसर लिखिए और लास्ट में बताइए कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। इससे आप लोगों की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, यहाँ पर पानी की प्रतिशत किसके बारे में बात हो रही थी? प्रौढ़ पशु शरीर के बारे में बात हो रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है प्यारे बच्चों? तो पृथ्वी के 71% भूभाग पर क्या है? जल है। और इस 71 में से केवल मीठा जल या फिर केवल हम पीने वाले जल की यदि हम बात करें तो वो जल कितना है प्यारे बच्चों? केवल मात्र 2 से 3% जल है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न है।
गाय व भैंस में प्रजनन का सर्वोत्तम समय है। यानी कि गाय और भैंस के अंतर्गत जो प्रजनन का समय होता है वो कौन सा होता है? मध्यकाल के प्रारंभ होने के 15 घंटे बाद, मध्यकाल के अंतिम 9 घंटे, मध्यकाल के प्रारंभ होने के 24 घंटे बाद, मध्यकाल के प्रारंभ होने के 10 से 12 घंटे बाद। यानी कि एक तरीके से मध्यकाल का मतलब होता है प्यारे बच्चों हीट पर आने की बात हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए गाय व भैंस में प्रजनन का सर्वोत्तम समय यानी कि वो उनके बच्चों को जन्म देने का समय। कौन सा बच्चों? जन्म देने का समय। ठीक है, तो जन्म देने का जो समय होता है एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं जो पशु होते हैं उन पशु में कहीं ना कहीं एकदम दर्द जैसी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या होता है? प्रजनन। तो ये होता है प्यारे बच्चों मध्यकाल के प्रारंभ होने के 24 घंटे बाद। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 5वां कि केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। जो केंद्रीय स्तर पर भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान है जो कि कहां पर है? करनाल में है, आनंद नगर में है, हैदराबाद में है, अंबिका नगर में है। तो केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है? करनाल में है, जो कि करनाल कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? जो कि ध्यान रखिएगा हरियाणा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक, वहीं भेड़ से ही आप सभी को पता है क्या प्राप्त की जाती है? ऊन को प्राप्त किया जाता है। ठीक, और ये जो ऊन है इस ऊन का इस्तेमाल कौन सी ऋतु में किया जाता है? तो शीत ऋतु में देखा जाए तो प्यारे साथियों जो गर्म कपड़े होते हैं उन गर्म कपड़ों को बनाने में, कौन से कपड़ों को? गर्म कपड़ों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक, और आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि करनाल जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ का शहर है? हरियाणा का एक शहर है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ ये? तो करनाल जो बसा है प्यारे साथियों ये यमुना नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? यमुना। और यमुना नदी सभी को पता है किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने। नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो नर चूजे होते हैं उनके अंडकोश को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? खस्सीकरण कहलाती है, बधियाकरण कहलाती है, नसबंदी कहलाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि एक तरीके से नसबंदी या बधियाकरण की जो प्रक्रिया होती है एक तरीके से जिसे हम कहीं ना कहीं पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसे हम वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसे ही महिलाओं में जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो जो फीमेल में होने वाली या उनकी नलिकाओं को बंद करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी इस प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या आपका? कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, चूजों में लिंग निर्धारण की प्रचलित विधि है। जो चूजे होते हैं उन चूजों के अंतर्गत लिंग निर्धारित करने की जो विधि होती है वह कौन सी विधि है? तो गूदा विधि है, चिक सेंसिंग मशीन है, या फिर आप लोगों के सामने स्वयं लिंग है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? गूदा विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? गूदा विधि हो जाएगी, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8वां। भैंस में गलाघोंद रोग फैलाने वाले कारक का क्या नाम है? जो भैंस है उस भैंस के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जो गलाघोंद रोग होता है वो किसकी वजह से होता है यह आप लोगों को बताना है। तो पास्चरेला, दुफेलिसेप्टिक, क्लास्ट्रीडियम सीवियाई, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। तो इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर बताना है प्यारे बच्चों कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने? तो इसका उत्तर होगा पास्चरेला दुफेलिसेप्टिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब वहीं यदि देखा जाए भैंस की बात आई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भैंस है इस भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखना बुबालस बुबालिस। ठीक, ये इसका नाम है बुबालस बुबालस।
ठीक। और इसी के आगे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बुबालिस आ जाएगा। बुबालिस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये भैंस जो है, इस भैंस का क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसको बाइसन बाइसन वैसे भी देखा जाए तो ये आया कहां से है, तो ध्यान रखना है बाइसन बाइसन नामक शब्द से आया है ये। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बुबलस बुबलिस भी कहते हैं इसको, बुबलस बुबलिस। ठीक, बुबालस बुबलिस भी कह दो या फिर इसको बुबलस और बुबलिस भी कह दो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के सामने। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापमान जो है वो कम हो जाता है? ऐसा कौन सा रोग है, ऐसा कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापमान जो है वो प्यारे बच्चों कम हो जाता है? तो ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टिक फीवर, मिल्क फीवर, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कौन सा? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जो होता है, इसमें शरीर का जो तापक्रम होता है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये एक तरीके से यदि देखा जाए तो ये किस में होता है? ये तो जो दुग्ध ज्वर जो है ये पशुओं को लगने वाला रोग है। ये किसको लगने वाला रोग है? ये पशुओं को लगने वाला रोग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पशुओं को। ठीक, इसमें इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि इसमें शरीर का जो तापमान होता है कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पशुओं के शरीर में होता क्यों है, तो इसका मुख्य रीजन ये होता है कि कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जो पशु है उन पशु के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको मिल्क फीवर होने लगता है, कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न हम आप लोगों के सामने लिए लेकर आए हैं कि टिम्पेनाइटिस एक रोग है। जो टिम्पेनाइटिस एक रोग है, ये कैसा रोग है? प्यारे बच्चों, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, फफूंद जनित है, आहार जनित है। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? कि जो टिम्पेनाइटिस कौन सा है बच्चों? टिम्पेनाइटिस जो रोग है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो होता है किसकी वजह से होता है। ठीक, तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो ये आहार जनित रोग है। कैसा रोग है? ये आहार जनित रोग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो टिम्पेनाइटिस है इसमें होता क्या है, तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो प्यारे बच्चों जो पशु होते हैं उन पशुओं में जो है अंदर की तरफ, शरीर के अंदर की तरफ क्या होता है, इनकी झिल्ली में सूजन आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है प्यारे बच्चों? सूजन आ जाती है। तो उससे संबंधित ये रोग है, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये किससे होती है, तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली रोग है ये। ठीक है, हालांकि ये आहार की वजह से होने वाली है मुख्य रूप से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो 1 ग्राम वसा है उसके ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.40 कैलोरी, 6.15 कैलोरी, 8.8 कैलोरी, 14.8 कैलोरी। तो कहीं ना कहीं 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की यदि हम बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है 9.40 कैलोरी। ऊर्जा की यदि बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा जो है इसको ना तो बनाया जाता है ना खत्म किया जा सकता। ऊर्जा का हमेशा केवल क्या होता है बच्चों? रूपांतरण होता है। और जो ऊर्जा है वो हमेशा अपने अगले चरण में कितने प्रतिशत जाती है? 10%। बाकी 90% का क्या होता है? तो 90% जो है वो जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे है वो अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का जो 10% का नियम है ये याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया था? तो ऊर्जा का जो 10% का नियम है प्यारे बच्चों, ये लिंडमान नामक एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12वां। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। दुधारी डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम खनिज लवण देना चाहिए? यानी कि जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनको कितना खनिज देना चाहिए? ठीक, तो 25 से 30 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 80 से 90 ग्राम, 100 से 110 ग्राम। तो दुधारू डेयरी पशु जो होते हैं, जो मुख्य रूप से डेयरी के काम के लिए लाए जाते हैं, उनको कितना खनिज देना चाहिए? तो उनको 50 से 60 ग्राम खनिज देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या है? अपना दूध स्वयं पी जाने वाली गायों की आदत सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कुछ गाय या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना दूध स्वयं पी लेते हैं, तो उनके लिए बुलनोज रिंग का प्रयोग करते हैं, हाल्टर का प्रयोग, टेल होल्डर का, या नेक कैडलेट का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेक कैडलेट। एक तरीके से जो गर्दन होती है उसमें एक तरीके से ऐसा कुछ उपकरण लगा दिया जाता है जिससे कि वो गर्दन अपने पीछे की साइड नहीं ले जा पाती। ठीक है, तो नेक कैडलेट का इसमें उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 14वां कि दूध अयन में
किस समय उत्पन्न होता है, दूध अयन में किस समय उत्पन्न होता है, ये आप लोगों को बताना है। पासूरते समय, दुहोते समय, हर समय, चारा खाते समय। तो दूध अयन में जो किस समय उत्पन्न होता है, दूध अयन जो है किस समय उत्पन्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, तो दूध अयन जो होता है प्यारे बच्चों, ये हर समय होता है। किसी भी समय यदि देखा जाए तो हर एक टाइम पे दूध अयन में क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है। तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो लेक्टोमीटर से, ब्यूटायरोमीटर से, पिपेट से, इसमें से कोई नहीं। तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है, ध्यान रखना, ये लेक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों, लेक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, हचिंग के समय कितने समय तक चूजा को किसी प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि एक तरीके से जो स्टार्टिंग का उसका समय होता है, उतने टाइम पे ऐसा कितना टाइम है कि उसको आवश्यकता नहीं पड़ती आहार की। तो 16 से 18 घंटे, 16 से 24 घंटे, 36 से 72 घंटे, 78 से 48 घंटे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 36 से 72 घंटे तक उसको आहार की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम सप्ताह ब्रडूर का तापक्रम होता है। जो प्रथम सप्ताह है उसमें ब्रडूर का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, 95 फ़ारेनहाइट, 75 फ़ारेनहाइट, 85 या 65। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 17वें का उत्तर हो जाएगा 95 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा, 95 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, 3 सप्ताह की आयु के 100 चूजे के लिए रेखीय आहार स्थान की आवश्यकता होगी। यानी कि जो 3 सप्ताह का जो चूजा होता है उसकी यदि देखा जाए तो उसको कितने आहार की आवश्यकता होगी। तो 100 इंच, 200 इंच, 300 इंच, 400 इंच। उन्होंने क्या है, रेखीय आहार स्थान पर पूछा है, तो इनको आहार की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों 200 इंच, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खस्सीकरण या कोपेनाइजेशन की क्रिया की जाती है। तो खस्सीकरण की जो क्रिया की जाती है ये आप लोगों को बताना है किसमें की जाती है। तो नर बकरे में, मादा बकरी में, नर मुर्गे में, उपरोक्त सभी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो खस्सीकरण की जो प्रक्रिया की जाती है ये किसमें की जाती है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये की जाती है किसमें, नर मुर्गे में की जाती है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें की जाती है, ये नर मुर्गे में की जाती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20, मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। ये थोड़ा सा देखा जाए तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये लिखा है मुर्गियों, ठीक है बच्चों। मुर्गियों में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो कहाँ पे प्रारंभ होती है, मुख से होती है, ग्रास नली से, क्रॉप से, या बड़ी आंत से। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो मुर्गियों में जो पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है यह होती है क्रॉप से। कहाँ से होती है, क्रॉप से होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा, क्या पूछा जा सकता है आपसे कि मुर्गियों में पाचन की क्रिया तो कहां से होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्रॉप से होती है, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, 20 के बाद 22 नंबर का प्रश्न है, दूध की रानी कही जाती है। तो दूध की जो रानी है वो किसको कहा जाता है, किसको कही जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, सानेन को, बरबरी को, सुरती को, जमुना पारी को। तो एक तरीके से दूध की जो रानी कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये सानेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सानेन को कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये सानेन क्या है, तो सानेन में आप लोगों को बता दूं, सानेन कहते हैं या सानन कहते हैं। तो ये बकरी की एक नस्ल है। ये किसकी नस्ल है, ये बकरी की नस्ल है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, बकरी की नस्ल, ठीक है। तो इसे कहीं ना कहीं कहा जाता है दूध की रानी। और ये मुख्य रूप से कौन से देश से जुड़ी हुई है, ये तो ये जिस देश से जुड़ी है वो देश है स्विट्जरलैंड, ठीक। इस देश से इसका संबंध है क्योंकि वहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है सानन नाम की जो बकरी की प्रजाति है, वो वहां पर पाई जाती है, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। और कितना दूध देती है, तो हर एक दिन में यदि देखा जाए तो 4 से 5 लीटर तक ये दूध देती है। सोचिए 4 से 5 लीटर तक दूध देने वाली प्रजाति है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों का, बकरी की गर्भावस्था कितने दिन का होता है। जो बकरी है प्यारे बच्चों, उसकी गर्भ अवस्था
की यदि हम बात करें तो कितने दिनों का होता है, तो 195 दिन, 150 दिन, 185 दिन, 210 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने 23 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा, 150 दिन। ठीक है, तो बकरियों की यदि हम बात करें तो इनमें गर्भावस्था कितने दिनों का होता है, 150 दिन का होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24। नाड़ी गति सबसे कम होती है, जो नाड़ी की गति होती है सबसे कम किसकी होती है, बकरी की होती है, गाय की होती है, मुर्गी की होती है, भैंस की होती है। तो नाड़ी की गति जो होती है प्यारे बच्चों सबसे कम जिसकी होती है वो किसकी होती है, भैंस की होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बुबालस बुबिलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वहीं आप लोगों को मैं बता दूं प्यारे बच्चों किसके बारे में, बकरी के बारे में, कि बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ले, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, केप्रा एगेग्रस। मैं एक एक करके आप लोगों को बता दूंगा, सब जैसे जैसे आता जाएगा प्यारे बच्चों। केप्रा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केप्रा एगेग्रस, एगेग्रस ये क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। केप्रा एग्रेग्रस हिरकस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों, ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी है, तो दाना जो है प्यारे बच्चों उस दाने में चोकर की जो उचित मात्रा होती है वो कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 25। तो दाने में चोकर की जो उचित मात्रा होती है प्यारे बच्चों वो होती है 20%। कितनी होती है, 20% होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने 26। ठीक है, चलिए 26 है, रोमंथी पशु में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है। तो रोमंथी पशु क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था प्यारे बच्चों, रोमंथी पशु का मतलब होता है जुगाली करने वाले जानवर। कौन से, जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं बोलते हैं रोमंथी पशु। तो उनमें रुमेन में होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रोमंथी पशु होते हैं उनमें यदि जीवाणुओं द्वारा पाचन जो होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों, रुमेन में होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों सामने आप लोगों के, कि 100 किलोग्राम शरीर भार पर एक गो पशु को प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये आप लोगों को बताना है। 100 किलोग्राम शरीर भार पर एक गो पशु को प्रतिदिन कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, 2 से 2.5 किलोग्राम, 3 से 4.5, 3 से 4, या फिर 4 से 6 किलोग्राम। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। किस हार्मोन द्वारा दुग्ध का स्त्रावण होता है, तो ऐसा हार्मोन जिसके द्वारा दुग्ध का स्त्रावण होता है, तो एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, पेराद हार्मोन या ऑक्सीटोसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीटोसिन, जिसके द्वारा दुग्ध का क्या होता है, स्त्रावण होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, महसाना नस्ल का पशुधन किस स्पेसीज में आता है। जो महसाना नस्ल का पशु है यह कौन सी जाति के अंतर्गत आता है, तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो महसाना नस्ल का जो पशुधन है बच्चों ध्यान रखिएगा ये आता है भैंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, भैंस के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और भैंस के अंतर्गत जैसे आप लोगों ने देखा होगा भदौरी भी आती है, ठीक, वहीं जाफरी आप लोगों ने देखी है ये भी आती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो महसाना यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो ये एक तरीके से किसकी प्रजाति है, तो ये है भैंस की प्रजाति। ठीक है, और यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से ये कहां पर पाई जाती है, ये महसाना भैंस, तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो ये नस्ल जो है ये गुजरात में पाई जाती है। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो कहां पर पाई जाने वाली प्रजाति है, ये गुजरात में पाई जाने वाली प्रजाति है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों को बताना है। 30 नंबर का प्रश्न है, एक मिश्रित कृषि प्रक्षेत्र की संपूर्ण आय में पशुओं का योगदान कम से कम क्या होता है। मिश्रित कृषि आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, उसे हम मिश्रित कृषि बोलते हैं। जैसे कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, वो एक मिश्रित कृषि हो गई। तो पशुओं का योगदान कम से कम कितना होता है, 30%, 40%, 20%, 10%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने लगभग 10%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। जो पशुपालन है या जो डेयरी विभाग है इसकी रिपोर्ट जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, तो IVR आई जतनगर, NDRI करनाल, कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली,
या IARI नई दिल्ली? तो प्यारे बच्चों, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो तैयार करता है वो कृषि मंत्रालय एवं भारत सरकार नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो पूरे विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में जो स्थान है प्यारे साथियों वो है कितना? पहला। चलिए 33, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का अंडा उत्पादन में स्थान यदि देखें तो आप लोगों को बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चलो, तो ऑप्शन में है आपके सामने पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? चौथा हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बदलता रहता है, कभी तीसरा भी आ जाए, कभी चौथा भी आ जाए, तो ये बदलता रहता है। तो बस इसका अपडेट वर्जन जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो भारत में जो अंडा उत्पादन है ये अभी 2022-23 के आंकड़े के अनुसार मैं बताऊं तो 22-23 में कौन सा भैया? 22-23 में ये तीसरे नंबर पर था। ठीक, और कहीं ना कहीं से पहले की यदि हम बात करें तो ये चौथे नंबर पर था, इसलिए पहले के हिसाब से चौथा नंबर बता दिया। बाकी 22-23 के आधार पर कौन से नंबर पर था? ये तीसरे नंबर पर। और ये इस चीज को आप अपडेट करते रहिएगा क्योंकि समय के हिसाब से ये बदलता रहता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसमें अधिकता होती है, विटामिन की अधिकता होती है, संतृप्त वसाम्लों की, असंतृप्त वसाम्लों की, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 34 का सी, यानी कि असंतृप्त वसाम्लों की जो है इसमें ज्यादा मात्रा होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 35, दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी से होते हैं? दुग्ध ज्वर का मतलब होता है प्यारे बच्चों मिल्क फीवर, जो कि आप लोगों को मैंने बताया है। तो मिल्क फीवर जो होता है वो किसकी कमी से? प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस, आयरन, विटामिन। तो एक तरीके से देखा जाए प्यारे साथियों तो दुग्ध ज्वर जो होता है वो कैल्शियम व फास्फोरस की कमी से होता है। चलिए 35 है, दुग्ध परिरक्षक है। दुग्ध परिरक्षक है क्या? बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजन या सल्फर या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोगों के लिए क्लास लाई जा रही है इस क्लास के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए प्यारे साथियों? कि ये रीड के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत पशुपालन का टॉपिक है, उस पशुपालन के टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सभी बच्चे इस क्लास को देखते हैं और देखने के बाद भी यदि वीडियो को लाइक एवं शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि आपके लाइक एवं शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक तरीके से प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध परिरक्षक है क्या? बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि जो दूध की गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को पहचानने के कई सारे तरीके हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से? जैसे कि आपके सामने बता दूं, फिशलन परीक्षण जो है एक तरीके से ये भी दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए है। दूसरा, लेक्टोमीटर परीक्षण का यदि हम देखें, लेक्टोमीटर। ठीक है, तो लेक्टोमीटर परीक्षण से भी दूध की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। वहीं एक तरीके से अम्लता परीक्षण से भी लगाया जाता है, अम्लता परीक्षण से भी। तो ये सारे के सारे एक तरीके से देखा जाए तो दूध को पहचानने के तरीके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार कि खीस में केसिन की मात्रा होती है किसमें प्यारे बच्चों? जो खीस, खीस का मतलब क्या होता है आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जब जानवर या मनुष्य के बच्चे का जन्म होता है तो माँ के स्तन से जो स्टार्टिंग टाइम पे जो दूध आता है उसे एक तरीके से बोला जाता है खीस। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। या गाय या भैंस के बच्चों को जन्म देने के बाद जो आने वाला दूध होता है, पहला दूध, उसे खीस कहते हैं। तो इसमें केसिन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 2%, 4.2%, 7%, 3%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 4.2%। ये बच्चों के लिए या फिर यदि हम बात करें तो जो जानवर के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों इस खीस में एंटीबॉडी, एंटीऑक्सीडेंट आदि ये सारी चीजें होती हैं जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है,
भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? मतलब भैंस का जो दूध होता है उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होती है? वसा होती है। तो कौन सी भैंस के दूध में ज्यादा मात्रा में वसा होती है? मुर्रा, भदावरी, जफरादी, मेहसाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने भदावरी। ठीक है, 38 का बी। चलिए 39 है, दुग्ध के पीलेपन के लिए उत्तरदायी है कैरोटीन, केशिन, कैरोटीन व केशिन दोनों ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुग्ध के पीलेपन के कारण यदि जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखना कैरोटीन व फिर क्या है? केशिन है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन कौन है प्यारे बच्चों? तो कैरोटीन है, या फिर हम यूं बात करें तो कौन सा है एक और प्यारे साथियों? तो वो है केशिन है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये एक तरीके से उबालते समय जो दूध का रंग होता है वो पीला हो जाता है। तो यह दूध का पीला होना एक तरीके से इसी चीज को दर्शाता है कि उसमें क्या है? केसिन और कैरोटीन दोनों हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 40। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है? 1.032, या फिर यदि हम बात करें 1.0309, या फिर यदि देखा है प्यारे साथियों 0.9 या 2.009। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40 नंबर के प्रश्न का उत्तर ए 1.032। चलिए अगला प्रश्न है कि पशुओं में गलघोंटू की बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से, वायरस से, निमोटोड से, कीटों से। तो पशुओं में जो गला घोंटू की जो बीमारी है प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये किससे फैलती है? बैक्टीरिया से फैलती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है मेरे प्यारे साथियों, क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में? चलो मैं बता देता हूं, इज्जतनगर, पंतनगर, कानपुर, मेरठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने 42 का ए, इज्जतनगर। क्या हो जाएगा? इज्जतनगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए जो इज्जतनगर शहर है ये कहां पर है मेरे साथियों? तो मैं बता दूं कि इज्जतनगर जो शहर है ये कहां का है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कहां पर है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43। प्रश्न है दुग्ध ज्वर बीमारी है मुर्गी की, ऊंट की, भैंस की, इनमें से कोई नहीं। तो दुग्ध ज्वर जो बीमारी है ये किसकी है, ये आपको बताना है। तो दुग्ध ज्वर जो बीमारी है प्यारे बच्चों ये है किसकी? भैंस की है। ठीक है, चलिए 44। साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है 285 दिन, 300 दिन, 150 दिन, 250 दिन। तो साधारणतया गाय का जो गर्भकाल होता है मेरे प्यारे साथियों ये होता है कितने दिन? 285 दिन होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। प्यारे साथियों टोटल इस क्लास के अंतर्गत 80 प्रश्न हैं और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। पशुओं में थेनेला रोग का कारण है। तो पशुओं में जो थनेला रोग होता है एक तरीके से उनके थान के अंतर्गत ये रोग होता है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, कीट की वजह से, निमेटोड्स की वजह से। तो थनेला रोग जो होता है प्यारे साथियों जो जिसकी वजह से होता है ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है प्यारे साथियों बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो थनेला रोग होता है इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि होता क्या है। तो ये थनेला रोग जो है दुधारू पशुओं के थान में होता है। ठीक है, तो ये एक तो थानों में जो लवेटी में होने वाला संक्रमण रोग है ये। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो इसमें प्यारे बच्चों दूध को पीने से इंसान भी इसमें बीमार हो सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है तो जो पशु के जो थान होते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या होती है? सूजन आती है प्यारे साथियों, या फिर यदि देखा जाए तो उनमें जलन होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक तरीके से ये भी आता है थनेला रोग जिसको होता है तो उसका जो दूध होता है जानवर का, उस दूध में यदि देखते थे लीचड़े या छीछड़े टाइप से आने लगते हैं उसमें। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 46 कि गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है। तो गाय के दूध में जो पानी का प्रतिशत है प्यारे साथियों कितना होता है? तो 87%, 70%, 80%, 90%। तो लगभग देखा जाए तो 87% जो होता है प्यारे साथियों वो क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, यह होता है पानी। 88। चलिए 47। ठीक, 47 है दूध के पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान है। दूध का जो पाश्चुरीकरण है प्यारे बच्चों उसके लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 150 फ़ारेनहाइट, 143 फ़ारेनहाइट, 160, 140। तो दूध के पाश्चुरीकरण का जो उपयुक्त तापमान है मेरे प्यारे साथियों वो है 143 फ़ारेनहाइट। लगभग कितने मिनट तक? 30 मिनट तक होना चाहिए ये। चलिए 48 है
कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है? 1.5 से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5.5 वर्ष। तो जो कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की जो आयु होती है, ध्यान रखना, वो 1.5 से 2 वर्ष तक होती है। तो 48 का हो जाएगा मेरे साथियों ए। चलिए, गाय की प्रमुख नस्ल है तो हरियाणी, मेवाती, साहीवाल, उपयुक्त सभी। तो गाय की नस्ल की यदि हम बात करें तो या सभी होती है या एक होती है। तो गाय की नस्ल की यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों यह होती है उपयुक्त सभी। तो 49 का हो जाएगा डी। ठीक है प्यारे साथियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने टोटल पूरे 80 प्रश्न रखे हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 50वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक दूध देने वाली भैंस की जो प्रजाति है प्यारे बच्चों वो है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा है। चलिए 51, दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी। जो दूध है उस दूध के माध्यम से मनुष्य में जो फैलने वाली बीमारी है वह कौन सी है? तो थनैला रोग है, मेट्राइटिस रोग है, दुग्ध ज्वर है, टाइफाइड ज्वर है। तो दूध के माध्यम से जो मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है प्यारे साथियों वो है टाइफाइड ज्वर। ठीक है। चलिए 52, बछड़ों में खरहरा किया जाता है। तो बछड़े जो होते हैं उनमें खरहरा यानी कि क्रोमिंग किया जाता है, चारे के तिनकों को अलग करने के लिए, किलनियों को अलग करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए या रक्त का संचारण कम करने के लिए। तो बछड़ों में जो खरहरा किया जाता है प्यारे बच्चों उनको स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 52 का सी। चलिए 53, अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। जो दुहाई बाड़ा यानी कि जहां पर दूध पशुओं का दुग्ध वगैरह एक तरीके से निकाला जाता है उसमें क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm या 500 ppm। तो यह आप लोगों को पता ही होना चाहिए प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 53 का बी, यानी कि 200 ppm। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए कुछ स्थानों पर यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो इसकी यदि हम बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन इसका कहीं ना कहीं क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न। ठीक है 54, कि दुहाई से पूर्व आयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर के घोल का प्रयोग करना चाहिए। दुहाई से पूर्व आयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइड के घोल का प्रयोग करना चाहिए। कितने घोल का प्रयोग करना चाहिए? 50, 200, 100, 500। तो 54 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 500 ppm। ठीक है। चलिए डेयरियों या डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है, यानी कि जो डेयरी वाले जो पशु होते हैं उनका जो जीवन होता है लगभग कितना होता है? उनका पशुओं का जो है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 55 का बी, यानी कि कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। चलिए भैंस की नस्ल में हंसिया के आकार के चपटे सिंग पाए जाते हैं। मतलब जो भैंस की प्रजाति है वह कौन सी प्रजाति है मेरे साथियों जिसमें कहीं ना कहीं चपटे सिंग पाए जाते हैं? तो मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, नीली। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जाफराबादी। ठीक है। चलिए 57, सांड के वीर्य का औसत पीएच मान होता है। तो पीएच का मतलब आप लोगों को बता दूं, पीएच का मतलब कहीं ना कहीं पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन की जगह प्यारे साथियों इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये किस चीज के बारे में पता लगाता है? तो इसमें प्यारे साथियों पूरे 1 से लेके 14 तक अंक होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं 7 से कम जो है वो अम्ल को दर्शाता है और 7 से ज्यादा जो है वो किस चीज को दर्शाता है साथियों? ये क्षार को दर्शाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और 7 जो है वो उदासीनता को दर्शाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सांड के वीर्य का जो औसत पीएच होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है 6.8, यानी कि वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है। चलिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? फ्लड कंट्रोल, भूक्षरण को रोकना, दुग्ध उत्पादन, न्यूक्लियर वारफेयर कंट्रोल। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं ऑपरेशन फ्लड को लेकर जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, कौन साहब? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किस लिए जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका जनक बच्चों? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए
अगला है 59, वैक्सीन में क्या विद्यमान होता है? एंटीबॉडी, एलुटिनिन, एंटीजन या उपरोक्त सभी? तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो जो वैक्सीन होती है उस वैक्सीन में मुख्य रूप से होता है क्या? एंटीबॉडी होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 60, खच्चर यानी कि म्यूल किसका क्रॉस है? घोड़ी प्लस गधा प्लस यानी कि इंटू घोड़ी और घोड़ा, गधी गधा, इनमें से कोई नहीं। तो जो खच्चर होता है एक तरीके से जो घोड़ी और एक तरीके से गधे, इन दोनों के बीच का संकर होता है, जिसे कहीं ना कहीं बोलते हैं म्यूल। ठीक है, खच्चर। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा 9% किस में पाई जाती है? ठीक है, ये कैलियम नहीं है, कैल्शियम है प्यारे साथियों, कैल्शियम। ठीक है, कि अधिकतम मात्रा 9% किस में पाई जाती है? दूध में, मक्खन में, रोब में, पनीर में? मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो कैल्शियम ज्यादातर होता है प्यारे बच्चों दूध में, लेकिन इन्होंने 9% दे रखा है तो वो होता है किसमें? पनीर में। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं वसा की भी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62, भारत में अंतिम पशु गणना हुई थी 1977, 1982, 1987, 1993? तो प्यारे साथियों, भारत में अंतिम पशु जो गणना हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हुई थी 1993 में। पशु गणना से इससे पता चलता है कि कितने पशु भारत के अंतर्गत है। 63, घी दोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि? ये घी का मतलब है प्यारे साथियों घी दोहन। ठीक है, घी दोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि? मुट्ठी विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घी दोहन के लिए यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो सबसे अच्छी जो विधि होती है इसके लिए कौन सी होती है? मुट्ठी विधि। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव पे महिलाएं जो घी बनाती है, पहले के टाइम पे बनाती थी, अब तो मशीनें आ गई, तो हाथों के माध्यम से ही उसको बनाया जाता था। यानी कि उस मक्खन को देखा जाए या मही जो होता था, छाछ, उसको हिलाकर बनाया जाता था, या दही को। ठीक है, अंडीपीत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जो अंडा होता है उसके अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सूक्ष्म तत्व। तो अंडपीत में ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, वसा। ठीक है। 65, घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, ये आप लोगों को बताना है। क्या बताना है बच्चों? कि घोड़े के शरीर में यदि देखा जाए तो कितनी हड्डियां होती है? 150, 175, 205, 225? तो घोड़े के शरीर में जो हड्डियां होती है, ध्यान रखना, वो होती है 205। तो मनुष्य के शरीर से बस एक कम हड्डी होती है, किसमें? घोड़े में। चलिए अगला है, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 170, 175, 180, 185? तो गाय के शरीर में यदि हड्डियों की यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों इनमें होती है 180। ये आंकड़े जो हैं लगभग आप मान के चलिए कि लगभग आंकड़े हैं, तो लगभग 180 होती है। चलिए 67, फ्लेवर्ड मिल्क होता है, ये क्या होता है? फ्लेवर्ड मिल्क जो है वो क्या होता है? तो पाश्चराइज्ड मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क में चीनी एवं सुदास, मॉइस्चराइज्ड मिल्क में स्वास, उपयुक्त में कोई नहीं। तो 67 का प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा कि पाश्चराइज्ड मिल्क में चीनी एवं सुदास। चलिए, पशुओं में धोखा का कारण है, पशुओं में जो धोखा का कारण है ये क्या है? विटामिन बी की कमी से, जिंक की कमी से, विटामिन के की कमी से, फास्फोरस की कमी में? तो पशुओं में जो धोखा का कारण है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है किसकी वजह से है ये? तो फास्फोरस की कमी की वजह से। चलिए 68 का अगला, मछली पालन को कहते हैं? तो मछली पालन को एपीकल्चर, वर्मी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पीसी कल्चर। मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। केचुए पालन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो केचुआ पालन के अध्ययन को बोला जाता है वर्मी कल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं एपीकल्चर। और रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो रेशम कीट के पालन के अध्ययन को बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है। चलिए 69, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है परिवर्ती लागत में, विशिष्ट लागत में, नियत लागत में, सीमांत लागत में? तो पशुओं का जो बीमा सम्मिलित किया जाता है साथियों, ये किया जाता है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, नियत लागत में। ठीक है, 69 का सी। 70, मधुमक्खी पालन को कहते हैं? तो अभी आप लोगों को बताया है प्यारे साथियों, मधुमक्खी पालन को कहते हैं क्या? एपीकल्चर। तो 70 का हो जाएगा डी। 71, मेरिनी नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? जो मेरिना प्रजाति की जो भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है? तो इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में? तो प्यारे साथियों मेरिना प्रजाति की जो भेड़ पाई जाती है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर पाई जाती है? स्पेन में पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी प्रश्न है। ठीक है। 72, चलिए भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा यदि देखा जाए साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। क्या प्रश्न है कि भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है? तो कुक्कुट उत्पाद, पशु क्रैशिंग, मटन या भैंस के मांस? तो भारत को सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, वो प्राप्त होती है भैंस के मांस से।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 72 के बाद 73। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बच्चों, भारी कार्य करने वाले एक बेल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी? तो भारी कार्य करने वाले बेल को यदि देखा जाए तो 3.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने 3.5 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गो पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः होता है। जो गो पशु है उनके शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37.6 डिग्री, 39.6, 38.6, 37.6। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा 38.6। ठीक है, 75, खुरपका व मुंहपका रोग से के रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? जो खुरपका या फिर मुंहपका रोग हो जाता है उसके रोकथाम के लिए किस चीज को अपनाया जाता है? तो ऑप्शन टीसी और वैक्सीन, पीएबीटी वैक्सीन, पॉलीवैलेंट अक्रीशेल कल्चर, गोट टिश्यू वैक्सीन। तो खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए किस टीकों को अपनाया जाता है साथियों? तो इसके लिए अपनाया जाता है पॉलीवैलेंट अक्रीशेल कल्चर। ठीक है, चलिए 76, अर्गर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है? तो अर्गर मिश्रण जो है हिमोटिक्स, डाईयूरेटिक्स या एक्बोलिक्स, परगेटिव। तो अर्गर मिश्रण की यदि हम बात करें तो ये किस प्रकार की औषधि है साथियों? ये औषधि है एक्बोलिक्स प्रकार की है। ठीक है, चलिए 77, पशुओं में न्यूमोनिया रोग का कारण है। जो पशु होते हैं इनमें न्यूमोनिया जो रोग हो जाता है वो किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, परजीवी की वजह से, सर्दी लगने की वजह से, उपरोक्त सभी। तो पशुओं में जो न्यूमोनिया रोग होता है साथियों वो ध्यान रखिएगा, ये उपरोक्त सभी की वजह से हो सकता है। ठीक है, 77 का डी। 78, पशुओं के चयन की विधि है पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर चयन, फिनोटाइपिंग चयन या उपरोक्त सभी। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पशुओं के चयन की विधि में यदि देखा जाए तो सारी के सारी विधि जो है उनके चयन की विधि है। चलो साथियों 79, पशुओं में पीका का कारण है फास्फोरस की कमी, विटामिन बी की कमी, जिंक की कमी, विटामिन के की कमी। तो साथियों पशुओं में पीका का जो कारण होता है वो होता है फास्फोरस की कमी के कारण। आज का आखिरी प्रश्न जो कि 80वां प्रश्न है, जो कि आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय जो होती है वो कितनी थैलियों में होती है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो जुगाली करने वाले पशु के आमाशय में कितनी थैली होती है? ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। 2 थैली, 3 थैली, 4 थैली, ठीक है, या 5 थैली। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उनमें होते हैं खंड कितने होते हैं प्यारे साथियों? 4 खंड होते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके आमाशय में यदि देखा जाए तो कितने खंड होते हैं? 4 खंड होते हैं। उन्हें क्या क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं, आपको बता दूं, रुमेन कहते हैं। ठीक है, उसे एक रुमेन होता है। दूसरा कौन सा भाग होता है बच्चों? रेटिकुलम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, रेटिकुलम। ठीक है, तीसरा भाग क्या होता है? तो ओमासम होता है, ओमासम, ओमासम, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और क्या होता है? तो ओमासम के अलावा मेरे प्यारे साथियों एबोमासम होता है, एबोमासम, एबोमासम। ये 4 खंड होते हैं जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुगाली करने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? तो जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरण है, ये कहीं ना कहीं गाय करने वाले, जुगाली करने वाले होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो रीड के अंतर्गत लेवल 1 है उसके अंतर्गत जो टॉपिक है पशुपालन, उसके टॉप 80 प्रश्न की चर्चा की है। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।